हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो जो डिस्कस किया था वो था हमारा रोमांटिक एज का, जिसमें हमने पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आप जब सीरीज को हमारी फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि हम पहले थ्योरी वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि उस एज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम थ्योरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लेके आते हैं उसका एमसीक्यू वीडियो, जिससे क्या हो कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा है और जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको एमसीक्यू वीडियोस में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी हम छोड़ते हैं अपने थ्योरी वीडियो में वो हम कवर कर लेते हैं अपने एमसीक्यू वाले वीडियोस में। तो इस तरीके से एमसीक्यू वीडियो एक तरीके से रिवीजन का काम करते हैं। और एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरी बुक्स बहुत सारी दे दी जाएंगी और आप पढ़ के अच्छा कर लेंगे। आपको सही नॉलेज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, तो वो उससे आएगा जिसको पता होगा कि किस तरीके से आपको वो चीज जो सबके लिए मुश्किल लग रही, इतने सारे जो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत जगह पे लोग प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, उनको बच्चों को नहीं समझ है कि यहाँ पे क्या हुआ। यानी कि अब आप लेके आ जाए इगोटिस्टिकल सबलाइन, क्या पता है कि इंसान को इगोटिस्टिकल सबलाइन क्या है। ठीक है, नहीं पता ना, तो थ्योरी वीडियो लेके आइए और थ्योरी वीडियो में जब आप उसको बताएंगे कि इगोस्टिकल सबलाइम क्या है, तो आपको समझ में आएगा। यानी कि कॉकनी स्कूल्स ऑफ पोएट्री क्या है नहीं पता, तो थ्योरी जिसने हमारा वीडियो थ्योरी वाला देखा है उसको पता होगा कि कॉकनी स्कूल्स ऑफ पोएट्री क्या है, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री क्या है, लेक पोएट्स क्या है। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी को कंप्लीट किया है। और उसी थ्योरी का रिवीजन करने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने के लिए हम लेके आए हैं रोमांटिक एज के एमसीक्यूज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर कहीं भी रोमांटिक एज का कोई भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से और कहीं नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हु इज कंसिडर्ड द पाइनियर ऑफ रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। आपको बताना है इनमें से कौन है जिसने मतलब रोमांटिक एज की शुरुआत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जॉन मिल्टन क्या थे? नहीं। विलियम शेक्सपियर? नहीं, बहुत दूर दूर तक नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉफरी चौसर? जॉफरी चौसर है ही नहीं क्योंकि मिडिवल टाइम से हैं। और विलियम शेक्सपियर यहाँ पे एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज को लीड किया। उसके बाद हम जॉन मिल्टन, ये कॉमनवेल्थ और प्यूरिटन पेज में आते हैं। और इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का 1798 का वर्क तो सबको याद ही होगा, लिरिकल बैलाड, जिससे जिससे क्या होता है ऑफिशियली रोमांटिक एरा की शुरुआत हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द रोमांटिक एज। आपको बताना है इसमें से कौन है जो रोमांटिक एज से नहीं एसोसिएट करता है। जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, अलेक्जेंडर पोप या फिर लॉर्ड बायरन। ओके, तो बेसिकली जो जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज और लॉर्ड बायरन, यहाँ पे ये एसोसिएट किससे करते हैं, तो ये एसोसिएट करते हैं रोमांटिक एज से। ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर पोप जो है ये नियो क्लासिज्म पीरियड से है, नियो क्लासिज्म से हैं। और इन्होंने किस एज को लीड किया है, तो इन्होंने एज, किस एज को लीड किया, तो इन्होंने ऑगस्टन एज को लीड किया है। ऑगस्टन एज और एज ऑफ पोप को, जिसमें इन्होंने क्या किया है, ग्रीक एंड रोमन जो वर्क्स हैं उनको इमिटेट किया है, उनकी नकल किया है और इंग्लिश लिटरेचर में उसका ट्रांसलेशन करके उनसे इन्फ्लुएंस होके वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, और बेसिकली जो नियो क्लासिकल पे ही मतलब रिस्पॉन्स पे ही मतलब ये आया था क्या, रोमांटिक एज। यानी कि अब शैली में चेंज हो गया था। रोमांटिक पीरियड में क्या था, अब पोएट्री ऑन इमेजिनेशन, ऑन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड थी, यानी नेचर पे बेस्ड थी, लव पे बेस्ड थी पोएट्री। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो नहीं है वो अलेक्जेंडर पोप है, बाकी ये सब यहाँ पे रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच लिटरेरी मूवमेंट प्रेसिडेड द रोमांटिक एज। बताइए रोमांटिक एज के पहले कौन सी एज थी जिसके बाद रोमांटिक एज उसके रिस्पॉन्स में आई। तो रिनेसा, रिनेसा यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज रिनेसा के बाद आता है यहाँ पे प्यूरिटन, प्यूरिटन के बाद नियो क्लासिज्म। और नियो क्लासिज्म यहाँ पे सही ऑप्शन होगा क्योंकि नियो क्लासिज्म के बाद आता है रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो न्यू क्लासिज्म हो जाएगा। न्यू क्लासिज्म के बाद रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हु रोड पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। आपको बताना ये वर्क किसने लिखा, ये ओड किसका है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स या फिर पर्सी बाइसी शैली या फिर लॉर्ड बायरन। तो इसका सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा,
तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है जॉन कीट्स। 1819 में इनकी मोस्ट फेमस जो ओड्स हैं वो यहाँ पे पब्लिश हुई थी, यानी कि 6 ओड्स थी। तो यहाँ पे पहली हो जाती है ओड ऑन ग्रेसियन, ओड ऑन ग्रेसियन। नेक्स्ट हो जाती है इनकी ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन इंडोलेंस। ठीक है, नेक्स्ट हो जाती है इनकी ओड ऑन मेलंकाली, ओड ऑन मेलंकोली। उसके बाद इनकी हो जाती है ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन नाइटिंगेल। उसके बाद इनकी जो फिफ्थ ओड होती है यहाँ पे वो हो जाती है ओड टू साइकी। ये इनकी इम्पोर्टेंट ओड्स हो जाती हैं। और यहाँ पे और नेक्स्ट हो जाती है यहाँ पे ओड टू ऑटम। ठीक है, तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ओड्स हैं वो 1819 के कलेक्शन में यहाँ पे पब्लिश हुई। और लगातार ये ओड्स काफी ज्यादा फेमस भी हुई, जिसके लिए जॉन कीट्स मेनली जाने जाते हैं। तो ओड टू नाइटिंगेल इन्हीं में से एक है, याद रखिएगा। और ये ओड्स नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पोएट रोट द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। तो बेसिकली द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर जो ये वर्क है ये सैमुअल टेलर कॉलरिज का है। 1798 में जो वर्क आया था लिरिकल बैलार्ड, लिरिकल बैलार्ड जिसके मतलब राइटर पोएट थे यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज। ओके, इनका एक कोलेबोरेशन वर्क था। और जिसमें कॉलरीज का जो कंट्रीब्यूशन था वो था टोटल 4 पोएम्स। ठीक है, इन्होंने टोटल 4 पोएम्स लिखी थी। और जिसमें से 23 टोटल पोएम्स थी, उसमें से 4 पोएम्स लिखी थी। उन्हीं में से एक है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जिसको इन्होंने लिखा है सैमुअल टेलर कॉलरीज में। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। आपको बताना है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी उसका नाम क्या था, उसका टाइटल क्या था। ओड टू ऑटम, द प्रिल्यूड, कुबला खान या एंडीमियन। ठीक है, तो कुबला खान यहाँ पे एसटी कॉलरीज से एसोसिएट है, एसटी कॉलरीज से एसोसिएट है। और एंडीमियन यहाँ पे जॉन कीट्स से। ओड टू ऑटम यहाँ पे जॉन कीट्स से एसोसिएट है। और जो यहाँ पे टाइटल बचता है वो द प्रिल्यूड है, द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ठीक है, ये इसका फुल टाइटल है। और जो इसको लिखना स्टार्ट किया था वो विलियम जो वर्ड्सवर्थ है, इसको 1798 से स्टार्ट किया था जब वो 28 साल के थे, यानी कि बहुत यंग एज में इसको स्टार्ट किया था। जब इन्होंने इसको स्टार्ट किया था तो इसका कोई टाइटल नहीं था, पोएम टू कॉलरीज इसको कहा जाता था। ठीक है, पोएम टू कॉलरीज। लेकिन इसको जब इन्होंने लिख लिया और इनकी जब डेथ हो गई तो 1850 में, यानी कि 1815 में इनकी जो वाइफ थी मैरी, मैरी विडो थी, उन्होंने इनका वर्क जो है पब्लिश करवाया। इनके आर्ट एज अ इनका ऑटोबायोग्राफिकल जो ये वर्क है, द टाइटल द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड के साथ। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से जो प्रिल्यूड के साथ जो यहाँ कॉन्सेप्ट था वो हमने पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल वुदरिंग हाइट्स। ठीक है, आपको बताना है ये नॉवेल किसने लिखा है, जेन ऑस्टन, चार्लेट ब्रॉन्टे या फिर इमैली ब्रॉन्टे या फिर मैरी शेली। उसका जो सही ऑप्शन होगा वो इमैली ब्रॉन्टे होगा, जिसमें इनका पेन नेम था, पेन नेम जो था ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलिस बेल। ठीक है, एलिस बेल जो पेन नेम था उसी के साथ इन्होंने इस जो वर्क को है इसको पब्लिश करवाया था। क्लियर। इस तरीके से ये हमने 7 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया। वुदरिंग हाइट्स, इमैली ब्रॉन्टे, पेन नेम एलिस बेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पोएट इज नोन फॉर हिज एसोसिएशन विद द टर्म लेक पोएट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन लेक पोएट्स हैं। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, लॉर्ड बायरन या फिर पर्सी बायसी शैली या फिर जॉन कीट्स। बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या है जो लेक पोएट बोला जाता है जिसको। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज है। और मेनली आपको पता होना चाहिए कि जो लेक पोएट्स हैं
वो यहाँ पे थ्री हो जाते हैं, थ्री हो जाते हैं। कौन कौन से? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरीज, एस टी कॉलरीज, ठीक है, एस टी कॉलरीज। और यहाँ पे रॉबर्ट साउदी, रॉबर्ट साउदी, ये हमारे क्या हो जाते हैं? लेक पोएट्स हो जाते हैं। तो लेक पोएट्स थ्री है, इनको याद रखिए, इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा लेक पोएट है? तो थ्री ही है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरीज, इससे तो आप दोनों को साथ ही रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरीज, बिल्कुल इनका जो एक कोलैबोरेशन वाला जो वर्क है लिरिकल बैलाड की वजह से, और रॉबर्ट साउदी को इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ ओड ऑन ग्रेसियन अर्थ? ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जॉन कीट्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 1819 में इनके ये 6 ओड्स पब्लिश हुए थे, जिनमें से एक है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है, विच पोएट रोट ओड टू ऑटम? ठीक है, ओड टू ऑटम भी यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा? जॉन कीट्स के साथ। 1819 में ये पब्लिश हुआ था। 6 ओड्स इस टाइम पे पब्लिश हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेसियन अर्थ, ओड टू मेलंकाली, ओड ऑफ इंडोलेंस, ये इस तरीके के इनके इंपॉर्टेंट 6 वर्क्स हैं। जो ओड है इनको याद रखिएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सी वॉक्स इन ब्यूटी, ठीक है, सी वर्क्स इन ब्यूटी लाइक द लाइट, ठीक है। तो ये कोटेशन लाइन है, फर्स्ट लाइंस है, इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम बाय विच रोमांटिक पोएट, यानी कि जिसका टाइटल तो है सी वॉक्स इन ब्यूटी, ठीक है। अब बताइए इसको लिखा किसने है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, या फिर लॉर्ड बायरन, या पर्सी बाइसी शैली? तो हम इसके साथ जाएंगे, यहाँ पे लॉर्ड बायरन के साथ जाएंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड बायरन। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1814 में, ठीक है, पब्लिश हुई थी, तो 1814 में पब्लिश हुई थी। सी वॉक्स इन ब्यूटी, यानी टाइटल क्या था? सी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय पर्सी बाइसी शैली? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसको पीबी शैली ने नहीं लिखा? टू द वेस्ट वाइंड, या फिर टू अ स्काईलार्क, या ओजीमेंडियस, या टिंटर नेवे? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, जो कि पीबी शैली ने नहीं लिखा, वो है टिंटर नेवे, यानी टिंटर नेवे विलियम वर्ड्सवर्थ एस टी कॉलरीज का था वर्क। और यहाँ पे ओ टू द वेस्ट वाइंड, टू अ स्काईलार्क और ओ टू नाइटिंगेल, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब अगर पूछा जाए ओ टू नाइटिंगेल, तो ये जॉन कीट्स से एसोसिएटेड है, इसके साथ जॉन कीट्स के साथ एसोसिएटेड है। और टू अ स्काईलार्क, यानी बर्ड के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो ये जाएगा पीबी शैली के साथ। क्लियर? इस तरीके से ये डिफरेंट है, और इसमें ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज नोन फॉर हिज वर्क डॉन जुआन? ठीक है, आपको बताना है डॉन जुआन किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर जॉन कीट्स, या लॉर्ड बायरन, या फिर सैमुअल टेलर कॉलरीज? तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पर? विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ तो नहीं, जॉन कीट्स के साथ नहीं, लॉर्ड बायरन के साथ हाँ बिल्कुल, लॉर्ड बायरन इसका राइट आंसर है। और ये एक एपिक सटारिकल पोएम, किस तरीके की? एपिक सटारिकल पोएम, सटारिकल पोएम, जिसको लिखा कब था, यानी कि कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 15 जुलाई 1819, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से हमने डॉन जुआन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि ये एपिक सटारिकल एपिक है, और 15 जुलाई 1819 में इसको पब्लिश किया गया था। लॉर्ड बायरन इसके राइटर हैं। डॉन जुआन बहुत ही फेमस वर्क है, जाके पढ़िएगा और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, आपको चीजें पता चलेगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये लाइंस जो आपको दिख रही है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इज अ लाइन फ्रॉम विच पोएम? यहाँ से पूछा गया कि ये जो लाइंस यहाँ पे दी हुई हैं, ये किस पोएम में है, और इसके राइटर भी आपको बताने हैं। वो टू अ नाइटिंगेल, टू ऑटम, या एंडीमियन, या सी वॉक्स इन ब्यूटी? तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो एंडीमियन हो जाएगा, और इसको लिखा है जॉन कीट्स ने, ठीक है, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने।
और इसके पब्लिकेशन की बात करें तो ये 1818 में पब्लिश हुई थी, और बेसिकली ये डेडिकेट किसको किया है इन्होंने, डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, थॉमस चैटरटन, ठीक है, इनको ये डेडिकेटेड है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, बेसिकली डेडिकेशन भी पूछ लिया जाता है कि किसको डेडिकेट किया गया है। तो इस तरीके से हमने एनडीपीएम से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्लियर कर लिए। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एंडीमियन आप में ये लाइंस आपको मिलेंगी। इसको लिखा है जॉन कीट्स ने 1818 में, और डेडिकेट किया किसको है, थॉमस चैटरटन को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इगोस्टिकल सबलाइन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तो आपको बताना है कि इस कॉन्सेप्ट से कौन एसोसिएटेड है, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स या पर्सी बाइसी शैली या सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो ये जो टर्म है इगोस्टिकल सबलाइन, तो ये जो एसोसिएटेड है वो जॉन कीट्स के साथ है। अब ये मेनली इन्होंने किसके लिए बोला था, तो इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री थी उसके बारे में बोला था कि वो उन्होंने नेचर का सहारा लेके अपनी मतलब सेल्फिशनेस दिखाई, सेल्फ सेंटर्ड पोएट्री लिखी है। तो इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इगोटिस्टिकल सबलाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जॉन कीट्स ने बोला था। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इगोटिस्टिकल सबलाइम जो टर्म है ये एसोसिएटेड है जॉन कीट्स के साथ। इन्होंने मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ को ये रेफर किया था, ये टर्म उनके लिए यूज किया था, बिकॉज उनकी जो पोएट्री थी उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। किसको, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री थी उन्होंने नेचर का सहारा लेके सेल्फिशनेस जो दिखाई है, अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा किया है उन्होंने पोएट्री का सहारा लेके, इस तरीके से उन्होंने ये टर्म जो है एसोसिएट किया है। किसको रेफर किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज नोन एज द कॉकनी पोएट, बताइए कि कॉकनी पोएट किसको बोला जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन केट्स या सैमुअल टेलर कॉलरिज या फिर पर्सी बाइसी शैली, बताइए इनमें जो कॉकनी पोएट कौन है। तो यहाँ पे कॉकनी जो पोएट्स थे, कॉकनी पोएट्स थ्री थे कॉकनी पोएट्स थ्री थे, विलियम हैजलिट, ठीक है, हैजलिट, जॉन केट्स, और यहाँ पे ले हंट। ये यहाँ पे मेनली थ्री थे जो कॉकनी पोएट्स बोले जाते थे इनको। और ये जो टर्म था कॉकनी पोएट, ये ब्लैकवुड मैगजीन जो है उसमें सबसे पहले कॉइन किया गया 1817 में। क्लियर। और मेनली इसमें टारगेट किसको किया गया था, यानी एज अ कॉकनी पोएट किसको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था, तो वो थे ले, यानी ले हंट को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था, प्राइमरी जो टारगेट थे तो वो ले हंट थे। बट साथ ही साथ इन सबको इसमें कंसिडर कर लिया गया, विलियम हैजलिट एंड जॉन कीट्स को भी। क्लियर। इस तरीके से जो कॉकनी पोएट है इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो है यहाँ पे, अगर ऑप्शन में नहीं है ये तीनों, सिर्फ जॉन कीट्स है, तो हम जॉन कीट्स के साथ जाएंगे। बाकी इन तीनों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मेनली जो मेजर फैक्ट्स होते हैं ना, ये मैंने बहुत डिटेल में थ्योरी में पढ़ाया है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन, मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बच्चे की रोमांटिक एज में ये फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन क्या है। तो उसमें आपको अर्ली एंड लेटर रोमांटिक जो पोएट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, और कुछ भी नहीं है। और उसमें कुछ मेजर स्कूल्स ऑफ पोएट्री हुए उनके बारे में आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप इंग्लिश लिटरेचर में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो हर एज के मेजर फैक्ट्स को उठा के स्टडी करिए, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है, इन टर्म्स को याद रखिएगा। और एक वहां पे बताया था इगोटिस्टिकल सबलाइम, और दूसरा ये निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच रोमांटिक पोएट, आपको बताना है इनमें से किसके साथ ये टर्म एसोसिएटेड है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या सैमुअल टेलर कॉलरिज या फिर पर्सी बाइसी शैली, बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो हम किसके साथ जाएंगे, जॉन कीट्स के साथ जाएंगे। मेनली इन्होंने ये टर्म किसको रिफर किया है, तो विलियम शेक्सपियर को।
मेनली जो निगेटिव कैपेबिलिटी होती है वो एक तरीके की एबिलिटी होती है कि जो मतलब राइटर या पोएट के जो राइटिंग स्टाइल है या उसके जो कैरेक्टर सिलेक्शन है तो उसमें आपको एक तरीके की अ, अलग तरह की एबिलिटी देखने को मिलेगी जी। यानी कि अब निगेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे भी लोग अच्छा करवा लेते, अच्छा इम्पैक्ट डलवा ले, तो वही एक चॉइस ऑफ सिलेक्शन चीजों का वो निगेटिव कैपेबिलिटी यानी कि नकारात्मक चीजों में भी कुछ अच्छाई निकाल के ले आए। तो वही चीज है जिसको इन्होंने रेफर किया है विलियम शेक्सपियर को। मेनली जो कीट्स है उन्होंने इसको बोला है, कीट्स ने इसको एक और टर्म दिया है, कंजिक्यूटिव रीजनिंग, कंजिक्यूटिव रीजनिंग, ठीक है। तो इसको एक टर्म और दिया है, इसको भी याद रखिएगा। और ये 1817 में इन्होंने ये बोला है ये टर्म, और विलियम शेक्सपियर को रेफर किया है। और बेसिकली अब अगर मैं बात करूं इसको पूरा रेफर कर दूं तो यहाँ पे ईगोटिस्टिकल सबलाइन, ईगोटिस्टिकल सबलाइन, ईगोटिस्टिकल सबलाइन, और जो यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को और मिला निगेटिव कैपेबिलिटी, निगेटिव कैपेबिलिटी, ये दोनों किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये दोनों एसोसिएटेड हैं जॉन कीट्स के साथ। किसके साथ? तो जॉन कीट्स के साथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेडी ऑफ शैलॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडी ऑफ शैलॉट, ये पोयम का टाइटल है। ये पोयम को बताना है कि किस रोमांटिक पोएट ने लिखा है, लॉर्ड बायरन या फिर विलियम शेक्सपियर या फिर जॉन कीट्स या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पे? तो हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के साथ जाएंगे। ये पब्लिश कब हुई थी? तो 1833 में ये पब्लिश हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हु रोट पोयम द टाइगर, ठीक है। इस पोयम के राइटर के नाम का आपको बताना है, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन कीट्स या सैमुअल टेलर कॉलरिज या विलियम ब्लेक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाते हैं विलियम ब्लेक, ठीक है। विलियम ब्लेक इसका राइट ऑप्शन हो जाते हैं। कब पब्लिश हुई थी? तो पब्लिश हुई थी 1794 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन। बताइए ये नॉवेल किसने लिखा था? मेरी शैली, चार्लोट ब्रॉन्टे या फिर जेन ऑस्टन या इमेली ब्रॉन्टे। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो ये जो नॉवेल है ये एक गोथिक फिक्शन है, यानी कि गोथिक फिक्शन है, और ये लिखा था मैरी शैली, यानी कि जो पीबी शैली की जो वाइफ थी मैरी शैली, उन्होंने ये वर्क लिखा था, फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टीन। तो ये जो पब्लिश हुई थी, फर्स्ट पब्लिकेशन जो इसका था वो 1818 में था। और अगर बात करें कि हम इसके इनके नाम के साथ ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये जो सेकंड एडिशन आया था इसका, सेकंड एडिशन जो कि इनके नाम के साथ पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1821 में, ठीक है। तो 1821 जो सेकंड एडिशन था इसमें जो ये नॉवेल थी ये इनके नाम के साथ, मेरी शैली के नाम के साथ पब्लिश हुई थी। और फर्स्ट जो एडिशन था इसका 1818 में जो पब्लिश हुआ था उसमें इनके नाम के साथ ये पब्लिश नहीं की गई थी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच रोमांटिक पोएट वाज नोन फॉर हिज कन्वर्सेशन पोएम्स। बताइए ये कन्वर्सेशन पोएम्स से कौन सा पोएट जाना जाता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स या सैमुअल टेलर कॉलरिज या फिर पर्सी बाइसी शैली। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो सैमुअल टेलर कॉलरिज होगा, जो कि कन्वर्सेशन पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। सो ये पीरियड था 1795 से लेके 1834 तक का जो ये पीरियड था, इसमें इनकी जो पोएम्स पब्लिश हुई हैं तो उनको कन्वर्सेशन पोएम्स बोला जाता है। एटलीस्ट कितनी थी उस टाइम पे? टोटल 8 पोएम्स, ठीक है। 8 पोएम्स जो थी पब्लिश हुई थी जिनको कन्वर्सेशन पोएम्स की कैटेगरी में रखा गया। इस वजह से सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी कि एसटी कॉलरिज को कन्वर्सेशन पोएम्स के लिए जाना जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर्स, जो ये पोयम है इसको पूछा गया किस पोएटिक फॉर्म में इसको लिखा गया है? तो सोनेट, विलेनियल या फिर बैलाड या हाइकू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम बैलाड होगा, बाकी ये सारे यहाँ पे रॉन्ग है, यानी कि बैलाड इसका राइट ऑप्शन है, हम बैलाड के साथ जाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोट द वर्क सॉन्ग्स ऑफ द इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तो बताइए ये वर्क किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स या सैमुअल टेलर कॉलरिज या फिर विलियम ब्लेक।
तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक का ये वर्क है, इसका पब्लिश कब हुआ था? तो पब्लिश हुआ था ये पब्लिश हुआ था 1789 में, ठीक है, यानी ये पब्लिश हुआ था 1789 में, और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस विलियम ब्लेक के साथ जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, which of the following romantic poets died at a young age due to tuberculosis? कौन सा ऐसा कवि था, रोमांटिक पोएट था, जिसका मतलब जो डेथ हुई थी वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी यंग एज में? तो विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स या सैमुअल टेलर कॉलरिज या पर्सी बाइसी शैली? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो जॉन कीट्स होगा। जॉन कीट्स की डेथ जो है वो बहुत ही यंग एज में हो जाती है और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ठीक है। जिसका कॉज क्या था? वो ट्यूबरकुलोसिस था, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ओड टू द वेस्ट पॉइंट, ये टाइटल है पोएम का। ओड टू द वेस्ट पोएम इज अ पोएम रिटन बाय विच रोमांटिक पोएट? आपको बताना है इनमें से किसने ये पोएम लिखी, ओड टू द वेस्ट पॉइंट वाइंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर यहाँ पे जॉन कीट्स या सैमुअल टेलर कॉलरिज या फिर पर्सी बाइसी शैली? बताइए सही ऑप्शन इनमें से क्या है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो पर्सी बाइसी शैली हो जाएगा। ये एक ओड है, ये पब्लिश कब हुआ था? तो पब्लिश हुआ था 1820 में। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, हु इज नोन फॉर हिज वर्क लिरिकल बैलाड्स, जो कि कोलैबोरेशन किया था इन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे जॉन कीट्स, पर्सी बाइसी शैली, लॉर्ड बायरन, ये तीनों यहाँ पे नहीं हो जाएंगे। जो सही ऑप्शन होगा विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का कोलैबोरेशन वर्क था लिरिकल बैलाड, जो कि माना जाता है कि यहाँ से 1798 में यहाँ से रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग हुई। और इसमें जो कॉलरीज का कंट्रीब्यूशन था वो चार इंपॉर्टेंट पोएम्स थी, और जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एंड यहाँ पे ये फर्स्ट पोएम लॉन्गेस्ट पोएम हो जाती है। और अगर पूछा जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने प्रीफेस लिखा अपना सेकेंड एडिशन जो आया था 1800 में। ओके, उसके बाद इन्होंने 1802 में इसमें पोएटिक डिक्शन को ऐड किया। तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ का कंट्रीब्यूशन, उन्होंने टोटल 19 पोएम्स लिखी 23 में से, ठीक है। जिसमें से सबसे लास्ट वाली जो पोएम है टिंटन एबे, जो इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच रोमांटिक पोएट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज, यानी कि एक फ्रेज है नेचर्स प्रीस्ट, जिसको किसके लिए एसोसिएट किया गया? विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स या फिर पर्सी बाइसी शैली या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ का होगा। अब बात आती है कि इस फ्रेज को किसने बोला था, तो इसको बोला था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको बोला था। किसके लिए? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोला था। इनको क्या बोला था? तो वो फ्रेज है हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये फ्रेज थी। और इसको एसोसिएट किया है इन्होंने किसके साथ? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा में ये शब्द उनको बोले हैं, तो याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिंटन एबे, ठीक है। टिंटन एबे इज अ पोएम रिटन बाय विच रोमांटिक पोएट? यहाँ पे पूछा गया टिंटन एबे के राइटर कौन है, यानी कि उसके पोएट कौन है? तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज या फिर पर्सी बाइसी शैली? तो आप इससे फैमिलियर भी हो गए होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे को कंपोज किया था। किसमें? तो लिरिकल बैलाड में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु इज नोन फॉर हिज वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड, ठीक है। तो प्रोमीथियस अनबाउंड किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स या फिर पर्सी बाइसी शैली या सैमुअल टेलर कॉलरिज? तो हम जाएंगे किसके साथ? तो पर्सी बाइसी शैली के साथ जाएंगे। तो ये एक 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है, 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है। और जो कि कम इन्होंने कब पब्लिश किया था? तो 1820 में, 1820 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसका जॉनर है एक लिरिकल ड्रामा है, 4 एक्ट का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये वर्क किसने लिखा था? थॉमस माल्थस या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ या सैमुअल टेलर कॉलरिज या पर्सी बाइसी शैली? तो यहाँ पे हमारे ये तीनों ऑप्शन नीचे वाले रॉन्ग हो जाते हैं, बी सी डी। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो थॉमस मैल्थस या थॉमस मेल्थस का ये वर्क है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पोयम इन लिरिकल बैलाड, ठीक है, इज ऑफ्टन कंसिडर्ड द प्रीफेज एंड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी पोयम है जो प्रीफेज में इंक्लूडेड है और इसको मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है? तो टिंटो नेवे, या फिर थाली टिंटर नेवे, या फिर द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, या फिर द लाइन्स रिटन अ फ्यू मील्स अबव टिंटर नेवे, या फिर वी आर सेवन। तो इसका बताइए सही ऑप्शन क्या है? तो आप जब थ्री फेज देखेंगे तो उसमें आपको ये पूरा टाइटल मिलेगा, या लाइन्स रिटन अ फ्यू मेल्स अबव टिंटन अवे। इस तरीके से जो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, लाइन्स लाइन्स रिटन अ फ्यू मेल्स अबव टिंटन अवे, जो कि क्या बोला जाता है, थ्री फेज में लाइन्स ये हैं, और दूसरा ये मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? सो इस तरीके से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने कवर कर लिया है। रोमांटिक एज को पूरी तरीके से हम ऐसा कहें कि हमने उसको अपने जहन में उतार लिया, हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, थ्योरी को पढ़ा है, देन उसके बाद एमसीक्यू किया है। तो एक हिसाब से आपको रोमांटिक लिटरेचर से लेके, रोमांटिक पीरियड से लेके, उसके राइटर से लेके, लिरिकल बैलाड से लेके, और पोएटिक फॉर्म से लेके, या फिर स्कूल्स ऑफ पोएट्री उस टाइम पे हुआ, फर्स्ट सेकेंड जनरेशन के कौन से पोएट्स हैं, उनके वर्क्स कौन से हैं, अर्ली पोएट्स कौन है, लेटर पोएट्स कौन है, तो इनसे जुड़ी आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही फन वे में, अच्छी तरीके से, बहुत कम टाइम में अच्छी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया रोमांटिक एज को। इस तरीके से जो इंग्लिश लिटरेचर की ये सीरीज चल रही है, ये हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो विक्टोरियन लिटरेचर पे होगा, उसके बाद रोमांटिसिज्म, उसके बाद पोस्ट रोमांटिसिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ओके सॉरी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और आप लिटरेचर की समझ में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, तो आप जाके उस पूरी प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से देखिए जाके। ज्यादा वीडियोस नहीं है, 15-16 वीडियोस हैं, आप अच्छी तरीके से अभी कवर कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया, आपको समझ में भी आएगा और आप अच्छा कर भी पाएंगे। और जरूरी है कि आप थ्योरी वीडियो अटेम्प्ट करने के बाद एमसीक्यू वीडियो का वेट जरूर करें, क्योंकि हर थ्योरी थ्योरी अपलोड होने के बाद दूसरे दिन उसका एमसीक्यू पार्ट आ जाता है। और जब आप वो अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपका अच्छा हो जाएगा। यानी कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आपका मोटिवेशन हाई रहेगा, और जब मोटिवेशन हाई रहेगा तब आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वेट करिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए और अच्छा करिए, और भी प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करिए और अपनी लिटरेचर की समझ को बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।